चलिए जी, जैन दोस्तों, वेलकम टू द टैक्स क्लब। तो अभी तक हमने अलाउंसेस की बहुत सारी कैटेगरी पढ़ ली थी। अब ये वीडियोस में मैंने बैलेंस जो दो कैटेगरी बची हुई है, जो कि अलाउंसेस विच आर पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ रिजीम और अलाउंस विच आर फुली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ये मेनली आपकी दो बची हुई है। इसको भी कंप्लीट करने के बाद हमारे अलाउंसेस के सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे और मैंने हर पार्ट को कोशिश करी है, अलग अलग वीडियो अपलोड करी है ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन करा था कि पहले जो पुरानी स्कीम थी, जो हमारा मतलब डिफॉल्ट अब डिफॉल्ट तो नई स्कीम हो गई है। पहले जो हमारे ओल्ड प्रोविजन थे, उस केस में हमें अलाउंसेस में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सब नई रिजीम में कुछ टैक्सेबल है, कुछ पुरानी में टैक्सेबल है, कुछ दोनों में टैक्सेबल है, कुछ दोनों में एग्जाम्प्ट है, कुछ पार्टली एग्जाम्प्ट है। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन गए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हैं अलग अलग कैटेगरी डिफाइन करी गई है। अब हमारी जो कैटेगरी सी कैटेगरी, उसमें कह रहा है अलाउंसेस विच आर पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ रिजीम। पार्टली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ रिजीम मतलब अब हमें ना ध्यान नहीं देना है कि साहब आप किस रिजीम में अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे वो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम हो या ऑप्शनल हो, न्यू हो या ओल्ड हो। हमें इस बारे में ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि भैया ये दोनों ही टैक्स रिज्यूम में आपकी पार्टली एग्जेम्प्ट होंगी। अब ये ऐसी कौन सी है, देखिए अलाउंसेस ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं। कहते हैं कि अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस। क्या हमने सेम इसी कैटेगरी को सेक्शन 1014(1) में पढ़ा हुआ है? बिल्कुल साहब, हमने सेक्शन 1014(1) में पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों होता क्या था, पहले सेक्शन 1014(1) के जितने अलाउंसेस थे, 6 अलाउंसेस होते थे, वो सब एक जगह लिखे हुए होते, क्योंकि पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शनल और डिफॉल्ट, न्यू और ओल्ड का कोई चक्कर ही नहीं था। इसलिए सब तरह के अलाउंसेस 1014(1) में इस तरह के अलाउंसेस आ जाते थे, जो अमाउंट रिसीव या अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस की कैटेगरी में थे। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई है, अब हमने उसको कैटेगरी अलग कर दिया। उसका रीजन हमने भी डिस्कशन कर लिया, क्योंकि दो कैटेगरी मेरे टैक्स की कैलकुलेशन की हो गई। इस कैटेगरी के अंदर हमें भैया पार्टली एग्जेम्प्ट है या पार्टली टैक्सेबल, वो अभी बात करेंगे, लेकिन हमें बोथ रीजन मतलब हमें ओल्ड न्यू की दिक्कत नहीं है। क्या है बात, ऐसे कौन से अलाउंसेस से देखते हैं। कहता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस कौन से हैं? अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन ट्रांसफर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसे ट्रांसफर पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है उसकी ही बात कर रहा है। ट्रैवलिंग अलाउंस हम डेली आने जाने वाले ऑफिस से घर, घर से ऑफिस वाले की बात नहीं कर रहे, हम ट्रैवलिंग अलाउंस कह रहे हैं कि वो अलाउंस कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का ट्रांसफर करता है, कहीं और भेज देता है, किसी और प्रोजेक्ट पे भेज देता है, किसी और ऑफिस में ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे ट्रांसफर पे होने वाले ट्रैवल पे मिलने वाले अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। इंक्लूड्स एनी पेड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। ट्रांसफर के साथ साथ अगर कोई पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी खर्चा हुआ है ऑन पर्सनल अफेक्ट ऑन सच ट्रांसफर, तो वो भी मेरे ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर ही आएगा। मतलब अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन ट्रांसफर इंक्लूड्स एनी सम पेड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, पैकिंग या ट्रांसपोर्टेशन, इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ है और एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस दिए हैं, बेशक उसके खर्चे ट्रांसफर पे कम हुए हैं, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा हुए, तो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ट्रैवलिंग अलाउंस में आएगा। तो ऐसे अलाउंस के केस में अगर ऐसा अलाउंस मिलता है तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, जैसा हमने सेक्शन 1041 में पहले भी डिस्कशन करा था। चलिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है कि डेली अलाउंस। अब आपने अपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है भैया भेज दिया, तो अब हो सकता है 1 दिन लगे उसे पहुंचने में, 2 दिन लगे उसे पहुंचने में, 3 दिन लगे उसे पहुंचने में, जहां पर भी आपका उसका ट्रांसफर करें, लेकिन उसके डेली के खर्चे तो होंगे। तो उन्हीं खर्चों के लिए कह रहा है कि एनी अलाउंस वेदर ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस incurred by the employee on account of absence from his normal place of duty। अब आपने ट्रांसफर कर दिया भैया, उसके डेली के खर्चे भी तो हो रहे हैं, तो ट्रांसफर पे जो डेली के खर्चे हो रहे हैं, ऐसे अलाउंसेस अगर आपको दे रहे हो तो भैया वो डेली अलाउंस की कैटेगरी में फॉल होगा, सेक्शन 1041 में आएगा। लेकिन सिर्फ ट्रैवलिंग, डेली और कन्वेंस, 3 ही अलाउंस हैं जो किसी रिजीम के मोहताज नहीं है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, आपको पार्टली एग्जेम्पशन मिलेगी ही मिलेगी। कितनी? मैक्सिमम अमाउंट रिसीव, अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। Conveyance allowance, any allowance granted to meet the expenditure incurred on conveyance and performance of duty of an employee or employment of profit। Conveyance grant to meet the expenditure
इनकर्ड ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कन्वेंस अलाउंस, देखिए यहां पर डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैं ट्रैवलिंग और कन्वेंस, ट्रैवलिंग हमें मिला था ट्रांसफर के केस में कि भैया आपने कहीं दूर किसी प्रोजेक्ट में गया, 2 दिन 3 दिन गाड़ी भाड़े का जो भी आपका किराया का भाड़ा लगा हमने दे दिया। कन्वेंस अलाउंस होता है आप अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने में जो आपका खर्चा हो रहा है ना, उसके लिए भी एम्प्लॉयर कह रहा है हमसे पैसे ले जाओ, तुम हमसे कन्वेंस अलाउंस ले जाओ, लेकिन आप टेंशन ना लो, कन्वेंस अलाउंस आप हमसे ले जाओ। इस तरह के अगर कोई अलाउंसेस हैं तो भैया वो भी अमाउंट रिसीव और स्पेंड विच एवर इज लेस के अकॉर्डिंग ही उसका टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे। सेक्शन 1041 में हमने पहले भी रूल 2BB की बात करी थी भैया, क्योंकि ये अलाउंसेस के डिटेल के डिस्क्रिप्शन जो बताता है ट्रीटमेंट क्या होगा रूल 2BB के अंदर ही है, यहाँ पर भी सेम चीज फॉलो हो रही है। ठीक है, तो हमने सेक्शन 1041 को बेसिकली 2 कैटेगरी में डाल दिया, एक ये कैटेगरी, एक जो हमने पहले एक कैटेगरी में पढ़ा था, पहले जो पिछले वीडियोज में हमने डिस्कशन करा था। चलिए, इसी तरह से सेक्शन 10(2) में भी एक कैटेगरी है अलाउंस की, जो कि किसी रिजीम की मोहताज नहीं है, चाहे ओल्ड फॉलो करो चाहे न्यू फॉलो करो, आपको एग्जेम्पशन तो मिल ही जाएगी। और उस अलाउंस का नाम है साहब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन करा है? बिल्कुल, हमने पहले भी डिस्कशन करा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में, और उस टाइम हमने जो डिस्कशन करा था वो हम थोड़ा सा दोबारा से एक बार देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से था। देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का हमने डिस्कशन करा था, बिल्कुल हमने डिस्कशन करा था। हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में कहा था कि अलाउंस विच आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजीम। हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐसा अलाउंस है जो किसी दोनों तरह के रिजीम में पूरी तरह से टैक्सेबल है। हमें नहीं देखना है कि ओल्ड है या न्यू है, हम कह रहे हैं भैया पूरी तरह टैक्सेबल है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। लेकिन ठीक बात है, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे कि आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, एक एक्सेप्शन मिल जाएगी। क्या वो एक्सेप्शन यही है? यही एक्सेप्शन को हम उस वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल अगर किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, उसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है फुली टैक्सेबल है भैया बोथ रिजीम में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है बोथ रिजीम में। तो अब हम कौन सा ट्रांसपोर्ट अलाउंस पढ़ रहे हैं भैया? फिर हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस पढ़ रहे हैं उन एम्प्लॉय के लिए जो कि ब्लाइंड और डीफ, ब्लाइंड है, डीफ और डम्ब है, या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है, डिसेबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीम ऑफ द बॉडी टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर कम्यूटिंग बिटवीन हिज रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी वुड बी एग्जाम्प्ट अप टू 3200 रुपए प्रति माह। मतलब बिटवीन रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी। अब कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का नेचर लगभग सेम है। यहां पर भी क्या कहता है? इनकर्ड ऑन कन्वे परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉय ऑफ प्रॉफिट। यहां पे भी वही बात है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम एग्जेम्पशन सिर्फ उन लोगों को देंगे। देखिए यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यहां पर ये समझनी पड़ेगी कि आपको जो अलाउंस मिल रहा है किस नाम से मिल रहा है। अगर वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से मिल रहा है तो सेक्शन 1014 हमने पूरी टैक्सेबल की बात करी, वहां पे पूरा टैक्सेबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही अलाउंस ट्रांसपोर्ट की जगह कन्वेंस के नाम से मिल रहा है तो भैया फिर आपको क्या करना है? आपको पार्शली एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन जबकि नेचर दोनों का क्या है? नेचर लगभग दोनों का सेम ही तो है भाई, नेचर दोनों का लगभग सेम ही है। यहां पे भी क्या कर रहा है? अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर कम्यूटेबल रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। देखिए यहां पे वर्ड आ रहा है रेजिडेंस। क्या यहां पर कहीं रेजिडेंस वर्ड था? नहीं साहब, यहां पर रेजिडेंस वर्ड नहीं था। इसका मतलब यहां पर हो सकता है कि आप अपने ऑफिस गए, उसके बाद किसी और ब्रांच ऑफिस में आपको भेज दिया आपके एम्प्लॉयर ने कि भैया हमारा ब्रांच ऑफिस है, वहां पे भी जाके काम करना है आपको, या वहां चले जाओ। जैसे आप सी ऑफिस में होते हो, आपको आईटी के लिए कई जगह जाना पड़ता है, ऑफिस जाते हो, फिर आईटीओ जाते हो, फिर और दुनिया भर के जीएसटी बिल्डिंग जाते हो, दुनिया भर की जगह जाते रहते हो। तो यहां पर कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि ये आपको कन्वेंस के लिए मिलना है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन क्या घर से ऑफिस, ऑफिस से घर? नहीं साहब, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्वेंस अलाउंस आपको कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहता है रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, घर से घर, रेजिडेंस से घर, घर से रेजिडेंट। और सिर्फ 3200 की जो एग्जाम्पशन है वो सिर्फ ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज लोगों को ही अवेलेबल हो पाएगी सेक्शन 10(2) के अंदर, रूल 2BB। तो ये 4 ऐसे अलाउंसेस थे जो भैया आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, चाहे आप न्यू स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहे हो, चाहे आप ओल्ड स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहे हो।
ठीक है, एक लास्ट कैटेगरी इसमें बची है, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो कुछ खास टफ नहीं है ये। देखिए क्या कहता है, श्रीकांत है, 2 बच्चे हैं इसके। ही इज इन रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 रुपये प्रति माह, 150 रुपये प्रति माह मिलता है फॉर इज एल्डर सन, और 70 रुपये पर मंथ यंगर सन के लिए। अब भैया एल्डर सन के लिए मिलता है 150 रुपये, जिसमें से 100 रुपये एग्जाम्प्ट है, प्रति माह के हिसाब से 50 रुपये का टैक्सेबल लग जाएगा, 600 रुपये। छोटे बच्चा है 70 रुपये मिलता है, 70 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये तक की एग्जाम्शन है। ये हो गया आपका 12 महीने का, ये हो गया आपका 0 टैक्सेबल। तो यहाँ पे 50 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा पर महीना, 600 रुपये की टैक्सेबल होगा, यहाँ 0 टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अच्छा बोथ हिज सन आर गोइंग टू स्कूल, ही ऑल्सो रिसीव फॉलोइंग अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 मिलता है। 1800 क्या है, क्या मिस्टर श्रीकांत अंधा बहरा गूंगा कुछ ऑर्थोपेडिकली चैलेंज कुछ भी नहीं है ना, तो भैया पूरा का पूरा 1800 इंटू 12 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। ट्राइबल एरिया अलाउंस भी मिलता है इनको 500 रुपये प्रति माह, तो मुझे जो ध्यान है 500 रुपये प्रति माह में से 200 रुपये ट्राइबल एरिया अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है, बाकी के जो 300 रुपये बचते हैं 12 के हिसाब से इसको आप भी टैक्सेबल कर लोगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टेक्निकल नहीं था। हम बात कर रहे थे जो लास्ट कैटेगरी हमारी बची है अलाउंसेस की, वो कहता है अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अब फिर से वही बात आ गई, अभी हम कह रहे थे कि भैया पार्शली टैक्सेबल है बोथ रिजीम के अंदर, अब ये कह रहा है कि फुली एग्जाम्प्ट है, लेकिन कब, सिर्फ ऑप्शनल टैक्स स्कीम। ऑप्शनल टैक्स स्कीम जरा ध्यान रखना हमेशा, ऑप्शनल टैक्स स्कीम मतलब नॉर्मल प्रोविजन, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स स्कीम तो कौन सी है, न्यू वाली है जिसमें 115 बीएसी है। ऑप्शनल टैक्स स्कीम हमारी कौन सी है, नॉर्मल प्रोविजन, या जिसे हम कह सकते हो ओल्ड वाले प्रोविजन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ओल्ड वाले प्रोविजन। ठीक है, तो ये 3 ऐसे अलाउंसेस है। ये देखो, ये अलाउंसेस आपके जजेस और यूएनओ के एम्प्लॉयज को मिलते हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अलाउंस सिर्फ आपके ओल्ड स्कीम मतलब ऑप्शनल टैक्स स्कीम मतलब कि नॉर्मल स्कीम मतलब कि ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर ही एग्जेम्प्ट होंगे। अगर आप न्यू स्कीम में आ रहे हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करें कि साहब ये ओल्ड स्कीम के अंदर ही टैक्सेबल होंगे, सिर्फ सॉरी ओल्ड स्कीम के अंदर ही फुली एग्जेम्प्ट होंगे, न्यू स्कीम में पूरी तरह से टैक्सेबल है। अब कौन से अलाउंसेस हैं जरा देखिए, कि अलाउंसेस दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को। एनी अलाउंस पेड टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसके अंदर, अंडर सेक्शन 22A2 ऑफ द हाई कोर्ट जज कंडीशनल सर्विस एक्ट एंड सेक्शन 23(1)A ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट 1958 रिस्पेक्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द ऑप्शनल टैक्स सिस्टम। हमने भी तो ये पढ़ा है, हम भी तो कह रहे हैं कि भैया फुली एग्जेम्प्ट है कहां पर, ऑप्शनल टैक्स स्कीम। ऑप्शनल टैक्स स्कीम मतलब ओल्ड टैक्स स्कीम मतलब नॉर्मल वाली, लेकिन अगर न्यू वाली होगी तो टैक्सेबल हो जाएगी, ओल्ड वाली में टैक्सेबल नहीं है, इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को किसी भी तरह का कोई अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है ओल्ड स्कीम के अंदर। इसी तरह से बात करें कि अगर यूएनओ अलाउंस रिसीव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ से मिलने वाला सैलरी अलाउंस पेड बाय द यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉय, इट्स नॉट टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947 बिसाइड सैलरी पेंशन कवर्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन एक्ट एंड रिसीव फ्रॉम यूनियन आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। यहाँ पे भी सिंपल बात कर रहे हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली किसी भी तरह की कोई सैलरी पेंशन वगैरह पे कोई टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन किसके अंदर, ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, मतलब नॉर्मल वाली के अंदर मिलेगा, कोई सब एग्जाम्पशन मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लास्ट क्या कहता है, सैंक्चुरी अलाउंस। सैंक्चुरी अलाउंसेस होते हैं मतलब कोर्ट के जजेस वगैरह को मिलती है किसी की हॉस्पिटैलिटी के लिए या किसी को मतलब कुछ खर्चे करने के लिए, आपको कुछ आवभगत वाले जो अलाउंसेस होते हैं। सैंक्चुरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस अंडर सेक्शन 22C ऑफ द हाई कोर्ट जज एक्ट 1954 या फिर सुप्रीम कोर्ट जज अंडर सेक्शन 23B ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम मतलब नॉर्मल वाली। अगर आपको कोई किसी तरह के कोई ऐसे अलाउंस मिलते हैं जो आपको ऐसे खर्चे के लिए मिलते हैं, आवभगत करने वाले, किसी तरह के कोई एंटरटेनमेंट के लिए या फिर किसी तरह की कोई, एक सेकंड रुकिए क्या दिक्कत कर रहा है, हाँ, या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई ऐसे खर्चे मिलते हैं, हॉस्पिटैलिटी मतलब आवभगत करना, हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल आवभगत वाला, उस तरह के अगर किसी जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अलाउंस मिलते हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं होंगे। किसके अंदर, ऑप्शनल टैक्स स्कीम के अंदर। किसके अंदर, नॉर्मल वाली स्कीम के अंदर। किसके अंदर, ओल्ड वाली स्कीम के अंदर। ठीक है, नई वाली स्कीम है, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है, तो उसमें तो टैक्सेबल होगा, इसमें तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
अब इसमें एक छोटी सी बात करिए कि भैया कि इन केस ए एंड सी अबव द रेस्पेक्टिव ए और सी अबव, ए और सी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मिलने वाला अलाउंस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट। क्यों ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि भैया इनके जो एग्जेम्पशन है ना, हमने यहाँ पर देखिए जो एक्ट पढ़े हैं ना, यहाँ पे कौन कौन सा एक्ट पढ़ा? हमने 2 एक्ट पढ़े, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज का एक्ट, हाई कोर्ट जज एक्ट 9 का 54 और सुप्रीम कोर्ट एक्ट जो भी एक्ट है 58। इसके अंदर ये एग्जेम्पशन दी गई है। अगर इनकम टैक्स में कुछ अलग से भी लिखा है तब भी हम इसको ज्यादा ऊपर रखेंगे। ये कहते हैं ना हमें इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट। वैसे भी इनकम टैक्स में कुछ डिफाइन नहीं है, वहां पे जो एग्जेम्पशन डिफाइन करी गई है वो इनके रिस्पेक्टिव एक्ट में ही डिफाइन करी गई है, ठीक है। और केस बी में कहता है एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन एनी अदर लॉ। इसकी एग्जेम्पशन भी भैया यूनाइटेड नेशन के सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करेगी। हमें किसी और एक्ट लॉ से कोई मतलब नहीं है, जो एग्जेम्पशन है इन्हीं लॉ के अंदर हमें प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है जी। तो ये एक कैटेगरी भी हो गई। हमने 2 कैटेगरी भी देखी। एक कैटेगरी क्या थी? एक कैटेगरी देखिए हमने भैया पार्टली एग्जेम्प्ट होंगे, किसके अंदर? बोथ रिजीम के अंदर। फिर हमने देखा फुली एग्जेम्प्ट होंगे, किसके अंदर? ओल्ड वाली स्कीम के अंदर या ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर। अब एक लास्ट कैटेगरी है बस, इसके बाद से पक्का लास्ट है, इसका कोई कैटेगरी नहीं बची। अलाउंस विच आर फुली एग्जेम्प्ट अंडर बोथ रिजीम। देखिए ये भी ऐसे भी कोई कैटेगरी, हाँ सब ऐसी कैटेगरी है ना, बोथ रिजीम के अंदर फुली टैक्स एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट है बोथ रिजीम के अंदर। वो है सेक्शन 10(7) के अंदर। क्या है? मान लीजिए कोई इंडियन एम्बेसी का आदमी, यूएस मान लीजिए इंडियन है भाई, इंडिया की एम्बेसी बाहर की कंट्रीज में भी होती। मान लीजिए यूएस में इंडिया की एम्बेसी है, मान लीजिए ये है यूएस, ये है इंडिया। इंडिया की एम्बेसी यूएस में होगी, यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, तभी तो वहीं से वीजा लगता है ना। अब इंडिया की जो एम्बेसी यूएस में है, यहां पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा वो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बिल्कुल सही बात है भाई, इंडिया की एम्बेसी जो यूएस में है, क्योंकि यूएस के लोग को वीजा मिलता तभी तो इंडिया में आएंगे, तो यहां हमारा इस गवर्नमेंट के स्टाफ काम करेगा ना। तो जो इंडिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो यूएस एम्बेसी में काम कर रहे हैं, उनको अगर कुछ भी मिलता है, अलाउंसेस मिलता है, तो एग्जेम्प्ट होता है। क्या? अलाउंसेस और परक्विजिट्स पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के सिटीजन भी होने चाहिए। वो ऐसा नहीं वहां काम कर रहे वहीं के रह गए, वो सिटीजनशिप ही छोड़ दी, नहीं, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और इंडिया के सिटीजन हो। फॉर सर्विस रेंडेड आउटसाइड इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। किनके लिए एग्जेम्प्ट है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बाहर कंट्री में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अलाउंसेस वगैरह देती हैं, ऐसे अलाउंस सेक्शन 10(7) के अंदर पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होते हैं। ये आपकी हो गई पूरे अलाउंस की कैटेगरी। अब आपको अलाउंस रिवाइज करने के लिए सारे 10, 15, 20 मिनट के वीडियोस है, सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लो, सारे के सारे अलाउंसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए डालने के लिए। थैंक यू।